सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यस मैथ अकेडमी। कैसे हो आप सभी? तो यही बात करते करते एक अरसा हो गया है। तो कहाँ पहुँच चुके थे हम पहुँच गए हैं चैप्टर 5 की अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस कर रहे थे। हम चैप्टर 5 हमारा चल रहा था। हमने चैप्टर 1 से जो कारवा स्टार्ट किया था वो आज 5वें चैप्टर पे आ चुका है। हमारा बेसिक मुद्दा क्या था, हम उससे नहीं भटक जाए। हमारा बेसिक मुद्दा था कि हम हर चैप्टर में कुछ ना कुछ नया सीखें। हमारा क्या फंडा था कि कुछ ना कुछ हम नया सीख के जाएं। उसी श्रृंखला में हम 5वें चैप्टर पे आ गए हैं सीखते सीखते। और 5वें चैप्टर का भी ये हमारा जो है ये पार्ट नंबर 5 होने वाला है। तो हम लिख लेते हैं पार्ट नंबर 5। इतने बड़े और इतने ज़्यादा पार्ट क्यों? क्योंकि मैंने पहले बीच में क्या है जो हमारे चैप्टर्स हैं उनके छोटे छोटे पार्ट्स नहीं, बड़े बड़े 2-2 घंटे के डालने स्टार्ट कर दिए थे, जिससे क्या होता है कि आप लोग भी प्रॉपर उनको देखते नहीं हैं। इसलिए मैंने इनको थोड़ा छोटा कर दिया है, ट्रिम कर दिया है। और बेसिक फोकस अब हमारा हो गया है कि डायरेक्टली हम क्वेश्चंस पे ही करें। तो अब ये जो पार्ट नंबर 5 है तो इसमें हम क्या सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 के जो क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 7 तक है वो हमारे पार्ट नंबर 4 में हो गए हैं। अब हम जो है नेक्स्ट जो है पार्ट जो 5 है उसमें हम क्वेश्चन नंबर 7 से 8 से 20 तक के करेंगे। तो आइए सीखते हैं कि जो हमारा एक जो फार्मूला जो हमारा चल रहा है उसको मैं लिख लेता हूँ कि nth टर्म का फार्मूला क्या था। वो था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और n+1 का फार्मूला क्या था? वो था an प्लस डी। ये जो दो फार्मूले थे इनके हेल्प से हम सारे क्वेश्चंस कर रहे थे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी एक वीआईएमपी क्वेश्चन बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या बोला गया है, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12, लास्ट टर्म इज 106, फाइंड द 29th टर्म। एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। तो इसने क्या बोला कि जो एपी है, एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। तो भाई साहब 50 टर्म्स उसने बता दिया है कि एक एपी है उसमें 50 ही टर्म है। तो ठीक है, इतना बोल के उसने आगे हमको एक और जानकारी दी, थर्ड टर्म इज 12। इसमें और क्या बोला उसने, थर्ड टर्म इज 12 एंड लास्ट टर्म जो उसने दी है वो है 106। और इसके बाद में आपको दो इंफॉर्मेशन देने के बाद में आपको बोल दिया फाइंड 29th टर्म। तो फाइंड 29th टर्म। ठीक है भाई साहब। तो क्या है अब यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन करने का फंडा क्या रहेगा, क्या कॉन्सेप्ट रहेगा? तो देखिए, जो भी हमको जानकारी दी जाती है क्वेश्चन के अंदर उसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहता है। कैसे क्या देखते हैं, तो जैसे एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हम लिख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास में हो गई है 50। अब वो बोल रहा है थर्ड टर्म हमको दी हुई है। तो थर्ड टर्म को कैसे बताते हैं, ए थर्ड हमको दी हुई है 12, लास्ट टर्म इज 106। तो लास्ट टर्म हमको पता है कि यहाँ पे एपी 50 टर्म्स का बना हुआ है। तो लास्ट टर्म मतलब कि ए 50th टर्म क्या है, 106। और हमें फाइंड क्या करना है, ए 29th टर्म हमें फाइंड करनी है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि ए 29th टर्म कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ से हम देखेंगे कि ए 29th टर्म क्या होगी। ए 29th टर्म क्या होगी, वो होगी ए जो कि है फर्स्ट टर्म a1 जिसको बोल देते हैं, प्लस n-1 मतलब कि 29-1 इंटू डी। तो भाई साहब 29th टर्म जो है वो आएगी a1 प्लस 28 इंटू डी। कुछ इस प्रकार से रहेगी, हमने देखा कुछ इस प्रकार से ए 29th टर्म होगी a1 प्लस 28d। अब क्या होता है, आपको दी हुई है थर्ड टर्म। तो आपको यहाँ पे क्या पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए a1 फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस d।
तो कॉमन डिफरेंस और a1 को पता करने के लिए आपको जो चीज़ें दी हुई है उससे हम सॉल्यूशन निकालते हैं। जैसे a थर्ड दिया हुआ है तो इस फॉर्मूले में हम देखेंगे कि a थर्ड इज इक्वल्स टू a1 प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। कुछ इस प्रकार से ही बनेगा। बिल्कुल थर्ड टर्म निकालनी है तो 3 माइनस 1 रहेगा। a1 मतलब कि फर्स्ट टर्म है, जहाँ पे a1 फर्स्ट टर्म है तो इस हिसाब से a थर्ड टर्म हमको दी हुई है 12 इज इक्वल्स टू a1 प्लस 3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2d। एक इक्वेशन हो गई। दो, अब इसमें भी दो वेरिएबल है a1 और d, तो कोई बात नहीं, हमको दो वेरिएबल दी है तो दो टर्म्स भी दी है। लास्ट टर्म इज 106, लास्ट टर्म मतलब कि टोटल 50 है तो हम क्या कर देंगे a 50th टर्म इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी, ऐसा कर देंगे। बिल्कुल। तो अब a 50th टर्म हमें दी हुई है 106, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 106 इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म प्लस 49 इंटू डी। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास में दो वेरिएबल है a1 फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस d पता करना है और दो इक्वेशंस आ गई। इसको आप लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको लिख सकते हैं आप इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो अब क्या है इक्वेशन नंबर 1 से हम देखें अगर a1 को क्या लिख सकते हैं 12 माइनस का 2d। तो इस इक्वेशन में a1 की जगह पे अपन क्या लिख देते हैं 106 इज इक्वल्स टू a1 की जगह पे क्या लिख देते हैं 12 माइनस का ये इधर 2d हो गया तो माइनस का 2d प्लस 49 इंटू डी, ये हो गया भाई साहब। अब क्या करना है आपको, ये जो 12 है 12 को इधर ले आओ तो ये क्या 106 में से माइनस हो जाएगा। 106 माइनस का 12 इज इक्वल्स टू 49d में से 2d जाएगा तो हमें पता है ये 47d हो जाएगा। अब अगर आप देखते हैं यहाँ से तो 106 में से 12 जाएंगे, 6 में से 2 गए तो बचे बेटा 4, 10 में से 1 गए तो बचे बेटा 9। ठीक है, 10 में से 1 गए तो बचे बेटा 9। ये हमारी टर्म हो गई इज इक्वल्स टू 47 इंटू डी हो गया। अब क्या करते हैं यहाँ से अगर हम देखें इसको थोड़ा सा इधर साइड ले लेते हैं। यहाँ से अगर हम देखें तो d इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, d इज इक्वल्स टू हो जाएगा 94 डिवाइड बाय 47। 47 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें 47 मल्टीप्लाई बाई 2 तो वो 94 ही आएगा। देख लीजिए 7 2 14 4 हाथ का 1, 4 दूनी 8 और 1 9, तो हमको यहाँ से पता चला कि d इज इक्वल्स टू क्या आ गया 2। तो देखिए देखा कितना आसान है। d इज इक्वल्स टू जब हमारे पास में 2 आ गया, किसका है किसका है d अगर हमारे पास में 2 आ गया तो अब हम क्या करेंगे d इज इक्वल्स टू 2 आने पे इस इक्वेशन में रखते हैं d इज इक्वल्स टू 2, तो हमारे पास में फर्स्ट टर्म आ जाएगी। तो इसको क्या करेंगे, ये हो जाएगा 12 इज इक्वल्स टू a1 फर्स्ट टर्म प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो इस हिसाब से 12 माइनस ये 2 2 4 इधर करते हैं तो माइनस का 4 हो जाएगा तो a1 आ जाएगा। तो इस हिसाब से a1 फर्स्ट टर्म 12 में से 4 गए तो बचे बेटा 8, तो फर्स्ट टर्म हमारी हो गई है 8 और कॉमन डिफरेंस हमारे पास में हो गया है 2। तो इस हिसाब से फर्स्ट टर्म 8 और कॉमन डिफरेंस 2 को रख देते हैं कहाँ पे, हमको पूछा गया है 29th टर्म। जैसे हमारे पास अगर हमारे पास a1 फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस d अगर आ जाता है तो फिर हमको पता है कि क्या हो जाएगा कि हम कोई सी भी टर्म निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। तो 29th टर्म के लिए हमारे पास में क्या था a1 प्लस 28d, तो देख लेते हैं 29th टर्म कैसे निकलेगी। a1 प्लस 28d, a1 हमारे पास में है 8 प्लस 28 मल्टीप्लाई बाई 2, 8 प्लस 28 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 2 16 का 6 हाथ का 1 2 दून 4 और 1 5। ठीक है, 56 में 8 जोड़ेंगे तो a29th जो टर्म हमारे पास में निकल के आएगी वो आएगी 64। इस हिसाब से जो है हमारा ये आंसर हो गया। देखिए कोई सी भी टर्म को निकालने के लिए मैंने यहाँ पे पहले आपको ये इसको इसीलिए सॉल्व करके दिया था कि हमको यहाँ पता चल जाए कि फर्स्ट टर्म और डी चाहिए। फर्स्ट टर्म और डी दो वेरिएबल्स थे तो उन्होंने दो इन्फॉर्मेशन भी हमको दी हुई थी। दो इन्फॉर्मेशन दो वेरिएबल, तो दो वेरिएबल हमको दे दिए हैं, तो उस हिसाब से हमने डी भी निकाल लिया, a1 निकाल लिया और उसको सॉल्व करके 29th टर्म को भी हमने निकाल लिया। तो इसको अच्छे से सॉल्व करो तो फिर हम अगला क्वेश्चन करते हैं।
ठीक है, जो 9th वाला क्वेश्चन है, जैसे ये भी क्वेश्चन बिल्कुल VIMP है। VIMP किस चक्कर में है, देखो अभी अगर आपको एक चीज़ और यहाँ पे बहुत ही सुंदर सी दी हुई थी कि AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, उसने ऐसी बात दी और आपको बोला, यहाँ पे तो बोल दिया कि थर्ड टर्म 12 है और आगे क्या बोला, लास्ट टर्म इज 106। तो अब आपको दिमाग लगाना पड़ा कि ये जो 50th टर्म जो रहेगी वो लास्ट ही तो रहेगी। तो यहाँ पे आपने जो ये दिमाग लगाया कि ये 50th 106 है और ये जो इक्वेशन बनाई इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ा है। तो देख सकते हो आपके कितना सुंदर क्वेश्चन था ये, इतना सा हमको सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो 3 नंबर में ये 3 से 4 नंबर में ये आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। मैं क्वेश्चन नंबर 9 लिखता हूँ, जब तक इसको अच्छे से पॉज करके हो सके तो नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, इफ द थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ AP आर 4 एंड -8। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है थर्ड टर्म 4 एंड थर्ड एंड 9th टर्म, और बोल रहा है 9th टर्म इज -8। ठीक है, -8, विच टर्म ऑफ AP इज 0। तो अब इसके बाद बोल रहा है कि विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0, विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0। तो भाई साहब उसने क्या, दो इन्फॉर्मेशन हमको दी वापिस, थर्ड टर्म दी, 9th टर्म दी। जब भी हमको दो इन्फॉर्मेशन दी है उसने, तो हमें पता है ये दो इन्फॉर्मेशन हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस D निकालने के काम में आएगी। तो इसलिए क्या है कि थर्ड टर्म और 9th टर्म से हम A और D निकालेंगे, और A और D निकाल के हम देखेंगे कि AP में कोई सी टर्म 0 भी आ रही है क्या, तो हम nth टर्म को 0 रख देंगे और n की वैल्यू निकालेंगे। अगर इस फॉर्मूले से या इस फॉर्मूले से, देखिए किसी भी फॉर्मूले से अगर कोई सी चीज़ निकालनी है, जैसे मान लो कि nth दिया हो, A दिया हो, D दिया हो, तब भी आप n निकाल सकते हैं। और अगर एक फॉर्मूले में दो अननोन हो गए तो उसको सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशंस लगती है। तो इस हिसाब से चलो इसको सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलो तो फिर इसको नेक्स्ट आगे सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन मारते हैं इसका। देखिए क्या है, हमें दिया हुआ क्या है, हमको दिया हुआ है थर्ड टर्म। थर्ड टर्म दी हुई है तो इसको A3 लिख सकते हैं, हमको दिया हुआ है A3 इजिकल्स टू 4, और 9th टर्म दी हुई है तो A9 इजिकल्स टू -8। देखिए चौथी टर्म थी 4, 9वीं टर्म है -8, मतलब 4 में से कुछ माइनस होते चले जा रहा होगा, माइनस हो रहा है मतलब कॉमन डिफरेंस नेगेटिव है। ठीक है, इतने से चीज़ हो गई। तो अब हमको पूछा है कि कौन सी टर्म 0 है क्या, तो वो बोल रहा है कि nth टर्म 0 अगर है तो n की वैल्यू बताओ। ये बेसिकली इसमें पूछा गया है। तो A3 हम कैसे बताएंगे, A3 इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूले से A3 इजिकल्स टू A1 मतलब कि फर्स्ट टर्म प्लस 3 - 1 थर्ड टर्म, n बोले तो थर्ड टर्म रहता है, ये जो रहता है ये यहीं पे रहता है, इन तो कॉमन डिफरेंस D। तो इस हिसाब से आपको थर्ड टर्म जो दी हुई है वो दी हुई है 4 इजिकल्स टू A1 प्लस 2D। पहली इक्वेशन ये आ गई। एक इक्वेशन से तो ये आंसर आएगा नहीं, इसलिए हमको दो इक्वेशंस दी हुई है, किस फॉर्म में, दो इन्फॉर्मेशन के फॉर्म में। नेक्स्ट हमको दिया हुआ है A9 इजिकल्स टू A1 प्लस 9 - 1 इंटू D। इस हिसाब से आप 9th टर्म देखेंगे -8 इजिकल्स टू A1 प्लस का 8D। अब आप यहाँ से समझ जाएंगे, बिल्कुल आराम से समझ जाएंगे कि दो इक्वेशंस आ गई है, दो वेरिएबल्स है, A और D निकालना है, A1 और D निकालना है, तो हमारे पास में दो इक्वेशंस भी आ गई है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हो कि जो इक्वेशन सेकंड है या इक्वेशन फर्स्ट है, तो यहाँ से A1 कितना हो जाएगा 4 माइनस का 2D। इक्वेशन नंबर 2 में पुटिंग A1 इजिकल्स टू, A1 यहाँ से कितना लिख जाएगा 4 माइनस का 2D इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में A1 की जगह पे रख दो। तो अब ये जो -8 है, -8 इजिकल्स टू A1 की जगह पे हमने रख दिया
4 माइनस का 2d प्लस ये क्या हो जाएगा 8d, ये हो जाएगा 8d। तो भाई साहब अगर आप यहाँ पे देखते हैं माइनस का 8, ये 4 जो प्लस का है इधर साइड आएगा, तो माइनस का 8 माइनस का 4 इज इक्वल्स टू 8 में से 2 गए तो कितने बचे 6d। तो भाई साहब ये 8 4 12 माइनस का 12 इज इक्वल्स टू 6d। d इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये 6 से आप 12 को डिवाइड करेंगे 2 बार में जाएगा, तो यहाँ पे d इज इक्वल्स टू माइनस का 2। मैंने बोला ही था कि भाई जब अगर आपकी थर्ड टर्म 4 है, नाइन्थ टर्म -8 है, मतलब उसमें से कुछ ना कुछ माइनस ही होते जा रहा होगा। तो हमने 4 में से 2 माइनस किए तो ये बचेगा 2, 2 में से 2 माइनस किए तो बचेगा 0। तो इस हिसाब से ये चले जाएगा d इज इक्वल्स टू माइनस का 2, d इज इक्वल्स टू माइनस का 2 इसमें रख देंगे इस इक्वेशन में, तो फर्स्ट टर्म निकल के आ जाएगी। फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू क्या है 4 माइनस का 2d, तो फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू 4 माइनस का 2 मल्टीप्लाई बाई d की जगह पे आप रख दीजिए माइनस का 2, तो ये हो जाएगा माइनस का 2, तो ये हो जाएगा 4 प्लस ये माइनस माइनस प्लस 2 दूआ 4। तो आपके पास में फर्स्ट टर्म जो निकल के आई 4 और 4 8, फर्स्ट टर्म हमारे पास में आ गई है 8, फर्स्ट टर्म आ गई 8, डिफरेंस आ गया माइनस का 2। तो हमको nth टर्म निकालनी है जो कि 0 हो। तो हमको पता है कि nth टर्म का फॉर्मूला क्या रहेगा, an इज इक्वल्स टू a1 प्लस an माइनस 1 इंटू डी। उसने पूछा है कि n की वो वैल्यू बताए जब ये जो टर्म है ये 0 हो जाएगी। विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0, तो कौन सी टर्म, तो nth नंबर की टर्म है जो 0 मान के चलते हैं, तो an की तरफ हम क्या रख देंगे 0 रख देंगे। ये हो जाएगा a1 प्लस an माइनस 1 इंटू डी। 0 इज इक्वल्स टू a1 इज इक्वल्स टू रख देते हैं 8, ये हमने रख दिया 8 प्लस an माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू रख देंगे माइनस का 2, ये रख दिया हमने माइनस का 2। ये प्लस और ये माइनस बन के माइनस बना देंगे, तो ये जो टर्म है इस टर्म को हम इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 2n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, इस कैलकुलेशन में अगर कोई सी दिक्कत आ रही है, कुछ समस्या आ रही है तो मुझे बता देना। इतने छोटे छोटे कैलकुलेशंस बच्चों को आपको फास्ट करने पड़ेंगे, ताकि क्या है कि आपका भी टाइम बचे। अगर यही क्वेश्चंस अगर MCQs में या 2 नंबर में आ रहे हैं तो इनको फटाफट सॉल्व करके हमें भगना पड़ेगा ना। हमारा मेन मुद्दा रहता है 4 नंबर अच्छे से आए, 5 नंबर हमारे अच्छे से आए। तो ठीक है, ये 2 से अगर अब मैं 8 को काटूंगा तो 4 टाइम्स में चले जाएगा। n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 4, n इज इक्वल्स टू 5। मतलब इस n इज इक्वल्स टू 5 का मतलब समझ रहे हो, 5वीं टर्म इस AP की 0 है। फर्स्ट टर्म हमने क्या निकाली, फर्स्ट टर्म निकाली हमने 8, अब और डिफरेंस आ गया माइनस का 2। तो खुद सोचो, फर्स्ट टर्म 8, 8 में से 2 गए तो बच्चे 6, सेकेंड टर्म 6 में से 2 गए तो बच्चे 4, थर्ड टर्म उनको दी हुई थी। ठीक है, 4 में से 2 गए तो बच्चे 2, चौथी टर्म 2 में से 2 गए तो बच्चे 0। तो 0 कौन सी टर्म आई, फिफ्थ टर्म। अगर आप जनरल नॉलेज से भी अगर इसको सॉल्व करते तो भी हो जाता है, लेकिन यहाँ जनरल नॉलेज या फिर डायरेक्ट आंसरिंग अलाउड नहीं रहती है, हमको बोर्ड्स में हमको सॉल्व करके बताना पड़ता है। इसलिए n इज इक्वल्स टू 5 आंसर हमारे यहाँ से आ गया। और हमने यहाँ पे 2 चीज़ें निकालने सीखी, कॉमन डिफरेंस d और फर्स्ट टर्म a1 8। 2 चीज़ें हम 2 वेरिएबल्स कैसे निकाल पाए, क्योंकि हमारे पास में 2 इक्वेशंस थी। एक बात बता दूं, ये जो क्वेश्चन है इतने आसानी से हो गया है, ये पूछा गया है MP 2022 का ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो जो प्रीवियस क्वेश्चंस है MP बोर्ड वालों सुन लो भाई, आपके प्रीवियस क्वेश्चंस डायरेक्टली किससे आ रहे हैं, डायरेक्टली आ रहे हैं टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल से और टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज से। अगर आप अच्छे से कर पाते हो तो आप बिल्कुल, जैसे मेरे भी मार्क्स जो आए थे तकरीबन 92 ही मार्क्स आए थे 10th में, तो उसको आने के पीछे यही था कि मैंने सारे एग्जाम्पल रट डाले थे, सारी एक्सरसाइज बिल्कुल बाय हार्ट कर ली थी सॉल्व कर करके। तो उसका एक ही फंडा है, पास होना तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। मैंने बहुत बार बोल दिया है कि जो बच्चे 40 नंबर ला रहे हैं, 30 नंबर ला रहे हैं, वो कोई मार्क्स नहीं है। हमारे टाइम पे पूरा 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता था, आपके टाइम पे 75 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है। 25 मार्क्स में से 20-22 मार्क्स तो आपको स्कूल वाले ही दे रहे हैं, फिर आपके 40 मार्क्स आ रहे हैं, मतलब आप कुछ नहीं कर रहे हो। हमारा यही मुद्दा है एकेडमी का कि ये चीज़ें सारी आप अच्छे से फ्री ऑफ कॉस्ट और बिल्कुल क्रीम जो क्वेश्चंस है और सारे कॉन्सेप्ट के साथ आप आराम से सीख पाएँ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो था MP बोर्ड 2022 का, उसको इस हिसाब से आपको सॉल्व करके आना है। ये आपके तकरीबन 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लो, फिर 10th वाला क्वेश्चन करते हैं।
सो बच्चों प्रेजेंट है अगला क्वेश्चन आपके सामने। अगला क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या बात कर रहा है, पूरी क्वेश्चन जो भी आपसे बातचीत करता है उस बातचीत को समझो, उस बातचीत में पूरा डूब जाओ, उसके बाद में क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ो। तो ठीक है, इस क्वेश्चन का क्या बोलने का मतलब है, ये बोल रहा है 17th टर्म ऑफ एन एपी, कोई एक एपी रहा होगा जिसकी 17th टर्म है, एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। तो यहाँ पे जो 2 से 3 जो डाटा दिए हुए हैं, पहले तो दिया हुआ है 17th टर्म इसकी एक्सीड्स मतलब एक्सीड करना मतलब कि आगे होना, एक्सीड करना मतलब आगे होना, आगे है इसकी 10th टर्म से कितने 7 से। तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए बोला है। तो मुझे एक बात बताइए, कोई सा भी एक एपी है, इस फॉर्मूले से A17 कैसे निकालोगे? आप बोल दोगे कि सर इसकी फर्स्ट टर्म प्लस n-1 मतलब 17-1 इंटू डी। तो भाई साहब 17th टर्म इसकी क्या हो गई, A1 प्लस 16D। ठीक है, नाउ बोल रहा है एक्सीड्स इट्स 10th टर्म। तो 10th टर्म किससे निकालोगे? आपने 17th निकाल ली तो 10th भी आप इस फॉर्मूले से ही निकाल रहे हैं ना। 10th इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म हम मान रहे हैं A1 प्लस 10-1 इंटू डी। तो इसकी 10th टर्म क्या हो गई, A1 प्लस 9D। ठीक है, जहाँ पे D कॉमन डिफरेंस है। तो उसने बोला कि इसकी जो ये 17th टर्म है, इसकी जो 17th टर्म है वो 10th टर्म से एक्सीड कर रही है, ज़्यादा है 7 से। और फाइंड करो कॉमन डिफरेंस। आपको A1 फाइंड करने के लिए नहीं बोला है, फाइंड करने के लिए बोला है कि D इज इक्वल टू वॉट। अब देखो यहाँ से बिल्कुल आसानी से गिवन इन्फॉर्मेशन से हम क्या लिखेंगे, गिवन इन्फॉर्मेशन से हम क्या लिखेंगे कि इसकी जो 17th टर्म है, उसने बोला एक्सीड कर रही है 10th टर्म, इसकी 10th टर्म से 7 ज़्यादा है, यही बात बोली है। इसी को हमको रिप्रेजेंट करना था। 17th टर्म एक्सीड्स 10th टर्म बाय 7, इस चीज़ का मतलब यही हुआ। तो ठीक है, इसमें पुट कर देते हैं। A17 की जगह पे क्या करेंगे, A17 की जगह पे हमने देखा, हम लिख देंगे A1 प्लस 16D इज इक्व टू टेंथ टर्म हमारे पास हो गई A1 प्लस का 9D प्लस का 7, तो ये प्लस का 7 हो गया। अब यहाँ से देख लो, कुछ नहीं करना है, यहाँ से कुछ नहीं करना है ज़्यादा। हम देखेंगे ये A1 जो है, एक काम करते हैं, A1 और D यहाँ पे है, तो A1 और D वाली टर्म्स को इधर ले आते हैं। तो हमने क्या किया, ये था हमारे पास में A1 प्लस 16D, ये A1 इधर से आ जाएगा तो माइनस का A1, ये प्लस का 9D इधर आएगा तो माइनस का 9D इज इक्वल टू 7। नंबर्स को एक साइड रख देते हैं, वेरिएबल्स को एक साइड ले आते हैं। A1 में से A1 जाएगा तो बचेगा 0, ये A1 से ये A1 वाली जो टर्म्स है वो कैंसिल आउट हो गई। 16 में से 9 गए तो हमको पता है 7D बच गया इज इक्वल टू 7। 7 से 7 डिवाइड होगा तो D इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। इस हिसाब से जो है हमारा कॉमन डिफरेंस निकल के आ गया। यहाँ पे ज़्यादा दिमाग नहीं इसलिए लगाना पड़ा क्योंकि ये जो A1 जो है, ये A1 टर्म्स कैंसिल हो गई, और जो ये पूरी जो इक्वेशंस इसने दी हुई थी क्वेश्चन में, उसमें केवल D ही बच रहा था वेरिएबल के तौर पे। तो D वेरिएबल बचा, D इज इक्वल टू 1 हमारे पास आ गया। इस हिसाब से हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी सॉर्ट आउट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 CBSE 2007। हाँ भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 10 जो था उसको इस हिसाब से था, इसको अच्छे से सॉर्ट आउट कर लो, सॉल्व कर लो। फिर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं आगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 CBSE 2007। तो देख रहे हो आप, आपकी जो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो सारे क्वेश्चंस ही आ रहे हैं यहाँ पे। तो अच्छे से आपको ये जो एक्सरसाइज वगैरह है इनको कर लेनी है। एपी की एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा काम में आ रही है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच टर्म ऑफ एपी, एक एपी दिया है, कौन सी टर्म इस एपी की 3, 5, 7 सॉरी 3, 15, 27 3, 15, 27 डैश डैश डैश
विल बी, मतलब कि विच टर्म, जब ये टर्म पूछे ना मतलब एन पूछ रहा है, इतनी बात समझ लिया करो। विच टर्म ऑफ एन एपी जो कि दिया हुआ है विल बी 132 मोर, will be 132 more than its 54th term। तो भाई साहब इसको अच्छे से नोट डाउन कर लिया होगा, नहीं भी करा होगा वीडियो पॉज करके कर लेना। अब ये जो अगला क्वेश्चन है बिल्कुल शानदार सा क्वेश्चन है, इसको क्या करते हैं सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। आइए इसको सॉल्व करने की बिल्कुल आराम से कोशिश करते हैं। देखिए क्या बोला है, विच टर्म ऑफ एन एपी। सबसे पहले तो आपको एपी दिया हुआ है, एपी दिया हुआ है 3, 15, 27 एंड सो ऑन। आपको पूछा है कि कौन सी टर्म, मतलब कि एन पूछा हुआ है, बाकी एन कौन सा पूछा है उसको जरूर पढ़ो। विच टर्म ऑफ एपी, दिस एपी विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। इस वो टर्म निकालनी है जो 132 ज्यादा होगी इसकी 54th टर्म से। तो भाई साहब अगर आपके पास एपी है यहाँ पे तो फर्स्ट टर्म कैसे निकालोगे। फर्स्ट टर्म तो आप देख लेंगे 3 से 15 हुआ, 15 से 27 हुआ, तो हमको पता है 3 में कितना 12 जोड़ा होगा तब 15 हुआ होगा, 15 में 12 जोड़ा होगा तो 27 हुआ होगा। वही तो होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस डी कैसे निकालोगे, कुछ नहीं करना है, 15 में से 3 घटा दो 12, जो कि हमने मौखिक तौर पे निकाल लिया था। उसने बोला है कि कौन सी nth टर्म निकालो जो कि 132 मोर देन होगी इट्स 54th टर्म। ए 54th क्या होगी, 54th क्या होगा, ए 54th हमको पता है ये हो जाएगा A1 प्लस 54 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस डी। तो 54th क्या हो जाएगा, ए 54th टर्म इज इक्वल टू हो जाएगा A1 प्लस 53 इंटू डी, यही होगा। अब जो उसने बात बोली है, वो जो बात बोली है उसको इक्वेशन पे उतारने की कोशिश करते हैं, उसको इक्वेशन पे उतारने की कोशिश करते हैं। अब हमने माना लेट अस कंसीडर दैट टर्म, वो टर्म क्या है, दैट टर्म इज ए nth। हमने माना कि वो एक ए nth टर्म है, तो ए nth ऐसी टर्म है जो कि 132 ज्यादा है। जो पिछला क्वेश्चन था ना वैसा ही है, ए nth टर्म हमने माना ऐसी है जो कि 132 ज्यादा है किससे, ए 54th टर्म से। तो वो जो पूरा जो क्वेश्चन दिया हुआ था उसका निचोड़ यहाँ पे आ गया। और हमें पता है nth नंबर की टर्म हमने ये पता कर लिया, ए एन का फॉर्मूला पता है हमको, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की जगह पे हम क्या लिख देंगे, फर्स्ट टर्म ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी इजिकल्स टू ये हो जाएगा 132 प्लस ए 54 को हमने देख लिया, क्या लिख देंगे A1 प्लस 53 इंटू डी। इस हिसाब से आप देखेंगे वो जो A1 है, A1 वाली टर्म्स को एक साथ कर लेंगे, D वाली टर्म्स को एक साथ कर लेंगे, ठीक है। मोटा मोटी चीज़ समझ में आ रही है हमें कि हमें क्या करना चाहिए। ये देखिए ये हो जाएगा A1 प्लस अंदर मल्टीप्लाई कर दो n इंटू डी माइनस का डी। अब ये जो A1 वाली टर्म है और D वाली टर्म है उसको इधर ले आओ, तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये मैंने D का मल्टीप्लाई किया तो ये एन डी माइनस का डी, ये आया माइनस का A1 माइनस का 53 इंटू डी इजिकल्स टू 132। ठीक है, इतने सी चीज़ समझ में आई। ये A1 से ये A1 चले जाएगा, हमारे पास में क्या बच जाएगा n इंटू डी माइनस का 53D माइनस का D मतलब कि माइनस का 54D माइनस 54D इजिकल्स टू 132। हमें पता है कि D की वैल्यू कितनी है, हमने अभी निकाल लिया ना, D की वैल्यू है 12। ठीक है, D की वैल्यू है 12, तो ये यहाँ से क्या बन जाता है, ये बन जाता है n माइनस का D, यहाँ से कॉमन ले लो तो माइनस का 54, n माइनस 54, D यहाँ से कॉमन ले लिया, D इजिकल्स टू 132, D इजिकल्स टू रख दो यहाँ पे 12, तो n माइनस 54 इजिकल्स टू इंटू 12 इजिकल्स टू 132। ठीक है, 132, ये 12 जो है ये 12 इसके नीचे चले जाएगा, तो n माइनस 54 इजिकल्स टू 132 डिवाइड बाय 12। n माइनस 54 इजिकल्स टू 12 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो देखो 12 एकम 12 13, ये वापस 12 बच गया, तो 12 एकम 12, तो ये हो गया 11। तो n इजिकल्स टू क्या हो गया 11 प्लस 54
इजिकल्स टू 4 और 1 5 और 6 65। तो आंसर क्या आ गया हमारा, आंसर क्या हो गया, n इजिकल्स टू 65, ये हमारा आंसर निकल के आया। तो समझ रहे हो आप, खाली बस मैथ्स का कैलकुलेशन है, जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी हुई रहती है उसको यहाँ पे नोट डाउन करते हैं, साथ ही साथ में बेसिक सा थोड़ा सा कैलकुलेशन मारते हैं, तो उससे हमारी n की वैल्यू आ जाती है। खाली ये जो इन्फॉर्मेशन दी हुई थी उसको इस पर ड्रॉ करना और मानना कि वो nth वाली टर्म रहेगी जो 132 ज़्यादा रहेगी 54 से, यही बस है इस क्वेश्चन का बेसिस। ठीक है, बाकी ये जो है ये बिल्कुल नॉर्मल एक ही फॉर्मूले से सारे आंसर्स आ जा रहे हैं। तो ठीक है, ये था आपके CBSE 2007 का क्वेश्चन, 11th नंबर का क्वेश्चन इस हिसाब से हो जाता है। इसको नोट डाउन कर लो, इसके बाद में फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। तो इस हिसाब से बच्चों आप देख सकते हैं कि कैसे एक्सरसाइज 5.2 हमारी बिल्कुल स्मूथ जारी है, केवल एक फॉर्मूले से। कौन सा फॉर्मूला, an इजिकल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या होता है, फॉर्मूलेस तो एक आधे ही रहते हैं, 2-3 फॉर्मूले से इस पूरा जो चैप्टर है, इस पूरे चैप्टर में 3 फॉर्मूले हैं केवल, या फिर पिछले चैप्टर्स भी हम देखें तो मुश्किल से 1 या 2 फॉर्मूले रहते हैं जिससे सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं। बाकी क्या है ना, बाकी खाली क्वेश्चंस को ट्विस्ट करते हैं ये लोग। क्वेश्चन कितना भी ट्विस्ट कर दे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, केवल हमारा जब ये फंडा क्लियर है कि ये 2 फॉर्मूलेस क्या है और किस हिसाब से इन फॉर्मूलेस को लगाना है क्वेश्चंस में, तो हमारा कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए कर लेंगे हम आराम से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। नोट डाउन कर लो इसको अच्छे से, वीडियो को नहीं तो पॉज करके कर लेना। क्वेश्चन नंबर 12, टू एपीज हैव, क्या बोल रहा है, 2 एपीज हैव सेम कॉमन डिफरेंस। तो भाई साहब 2 एपीज है जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है, मतलब कि जो डी है वो सेम है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या दी, डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100, एक इंफॉर्मेशन ये दी। दूसरा क्या पूछा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म। ये पूछा है भाई साहब। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे से क्लियरली समझ में आ रहा होगा। इसको थोड़ा इरेज कर देता हूं। देखो क्वेश्चंस को क्या है ना, सॉल्व करना, मैं हर बार बोलते आया हूं, मैं अभी भी हर एक छोटा से छोटा क्वेश्चन हो, बड़े से बड़ा क्वेश्चन हो, मैं अभी भी बहुत सारी चीज़ें हर एक क्वेश्चन से समझता हूं। तो हमारा जो मेन मोटो होना चाहिए वो होना चाहिए कि क्वेश्चन से हम क्या सीख सकते हैं, क्या समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमें वही बात बता रहा है, वही हमको समझाने की कोशिश कर रहा है। 2 एपीज है सेम कॉमन डिफरेंस। तो मान लो एपी फर्स्ट, ठीक है, एपी फर्स्ट में कुछ टर्म रही होगी, A1 A2 A3 A4 ऐसे टर्म जारी होगी और इनका कुछ कॉमन डिफरेंस रहा होगा। कॉमन डिफरेंस इनका मान लो कि कॉमन, हाँ, इस टाइप से टर्म्स जारी होगी। एपी सेकेंड क्या रहा होगा, B1 B2 B3, ठीक है, B4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इनका कॉमन डिफरेंस इनका, उसने बोल दिया कि कॉमन डिफरेंस दोनों का कॉमन डिफरेंस D है जो कि सेम है। मतलब कि जो D1 कॉमन डिफरेंस है और जो D2, इसका अगर कॉमन डिफरेंस हम D1 माने और अगर इनका कॉमन डिफरेंस हम D2 माने, तो वो जो D1 और D2 जो है ना, दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है। तो कॉमन डिफरेंस D इजिकल्स टू D1 इजिकल्स टू D2। अब उसने ऐसा बोला तो हमने ये समझ लिया कि भाई 2 AP है, एक AP ये रहा, एक AP ये रहा, जिनका कॉमन डिफरेंस D सेम है कॉमन डिफरेंस।
चालू कहीं से भी हो सकते हैं, सेम है कॉमन डिफरेंस। बाकी उसने एक इन्फॉर्मेशन दी, डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। तो भाई साहब इसका 100th टर्म कैसे निकालोगे आप, इसकी 100th टर्म कैसे निकालोगे, इसकी 100th टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी। तो इसकी 100th टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म a1 प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी। कॉमन डिफरेंस सेम है इसलिए मैंने इसको तो a1 लिया, इसको d ले रहा हूं। तो जो दूसरी टर्म है उसकी b100th क्या होगी, b100th हो जाएगी b1 प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी। अब उसका क्या बोलना है, अब उसका बोलना है कि डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100। तो कोई बात नहीं, इसको पहले मान लो कि हम देख रहे हैं कि a1 की जो 100 टर्म है वो बड़ी होगी b100 से। तो हमने क्या है, क्या लिखा हुआ है हमको कि 100th टर्म का डिफरेंस इज 100। तो इस हिसाब से हमने इसको लिख लिया। तो a100 को क्या लिख दोगे आप, a100 को लिख दोगे a1 प्लस का ये 100 में से एक गया तो कितना बचा 99, तो यहाँ पे बच गया 99d माइनस b100 को क्या लिखोगे b1 माइनस 100 माइनस 1 d को क्या लिख दोगे आप 99 इंटू डी इज इक्वल टू 100। तो यहाँ से आप देख पा रहे हो ये 99d में से ये 99d चले जाएगा और एक इक्वेशन हमारे पास आएगी a1 माइनस b1 इज इक्वल टू 100। मतलब हमारे पास में एक इक्वेशन क्या आई, a1 माइनस b1 इज इक्वल टू 100। इस इक्वेशन का बहुत ही ज़्यादा आगे इंपॉर्टेंस आने वाला है। तो ये जो उनके 100th टर्म का डिफरेंस था, यही डिफरेंस क्या आ गया, उन दोनों की पहली टर्म्स का डिफरेंस। ठीक है, ये किस कंडीशन में आया, जब उसने बोला है कि बोथ एपीज है और सेम कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू d1 इज इक्वल टू d2। तो कॉमन डिफरेंस d है तो उनकी जो फर्स्ट टर्म है उनका डिफरेंस भी 100 ही रहेगा। तो नाउ नेक्स्ट उसने क्या पूछा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म। तो पहले AP1 के लिए हमारे पास में A1000 क्या रहेगा, A1000 रहेगा फर्स्ट टर्म प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी। तो AP2 के लिए हमारे पास क्या रहेगा, AP2 के लिए रहेगा हमारे पास B1000 इज इक्वल टू B1000 इज इक्वल टू B1 प्लस 1000 माइनस का D। अब उसने पूछा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म। तो हमने क्या देख लिया 1000 माइनस B1000 क्या रहेगा। तो हमने इन दोनों को माइनस किया, हमने A1000 माइनस का B1000 किया तो क्या आया हमारे पास में, A1000 रखते हैं, आया A1 प्लस 1000 माइनस 1 मतलब कि 999D माइनस, इससे हमने माइनस कर दिया B1 माइनस यहाँ पे भी आ जाएगा 999 इंटू डी। अब आप यहाँ से देखोगे कि वापिस ये जो था 999D इस 999D से ये हो गया। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो इनकी 1000 टर्म का डिफरेंस है वो डिफरेंस है इनकी फर्स्ट टर्म्स का डिफरेंस, और फर्स्ट टर्म्स का डिफरेंस तो हमारे पास में 100 था, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 100। और इस हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर भी वही रहेगा। अगर आपने सेम कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है D, तो उनकी फर्स्ट टर्म का भी डिफरेंस, दोनों की फर्स्ट टर्म का डिफरेंस भी 100 आएगा, 1000वीं टर्म का भी डिफरेंस 100 आएगा, या फिर जैसा इसने बोला था कि 100th टर्म का डिफरेंस भी जो है वो 100 ही आएगा। इस हिसाब से इस क्वेश्चन को हम बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये भी मेरे हिसाब से एक अच्छा लॉजिकल क्वेश्चन था, एक व्यवस्थित क्वेश्चन था। तो ठीक है, इस हिसाब से इसको लिख लो, आंसर हमारा हो जाएगा 100। ठीक है, सॉल्व करो अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। ओके, ये क्वेश्चन, ये जो फॉर्मूलेज है ना, ये फॉर्मूलेज को लास्ट में लिखते हैं। ये अपने क्वेश्चंस को थोड़ा डिस्टर्ब भी कर रहे हैं, इस बार इन फॉर्मूलेज को लास्ट में लिख देते हैं। ठीक है,
ठीक है, देख लेता हूँ कैसा दिख रहा है एक बार। 40 मिनट की क्लास हो गई है हमारी और एक्सरसाइज 5.2 के 12वां क्वेश्चन चल रहा है। हमने कौन से क्वेश्चन से स्टार्ट हुआ था? 8वें से। तो 1 2 3 4 5 क्वेश्चन करने में हमको 40 मिनट लग गए हैं। 5 क्वेश्चंस को करने में 40 मिनट लग गए हैं। ठीक है भाई साहब, इसको इरेज कर देता हूँ, फॉर्मूलास को उधर साइड में लिख देते हैं। फॉर्मूलास हमें पता है, nth टर्म का फॉर्मूला a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और अभी तक फॉर्मूला हमने n+1 का लिया है तो वो है an प्लस डी। 2 फॉर्मूलेस के बदौलत अभी हम यहाँ पे पहुँचे हैं, केवल 2 फॉर्मूलेस। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन को उतारो जब तक मैं क्वेश्चन नंबर 13 तुम्हारे सामने लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 लिखने के साथ साथ इसको VIM पे भी लिख देता हूँ। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ऐसे क्वेश्चन भर भर के आते हैं। और आपकी CBSE 2013 का क्वेश्चन, CBSE 2013 का क्वेश्चन, ठीक है, क्या बोल रहा है ये? हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7? हाउ मेनी 3 digits, how many 3 digit numbers are divisible by 7? ये क्वेश्चन पूछा है भाई साहब। इसको इरेज कर देता हूँ, अच्छे से इसको नोट डाउन कर लेना, वीडियो को पॉज करके आराम से नोट डाउन कर लेना। ठीक है भाई साहब, जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो मैं तुम्हें बता देता हूं एक डायरेक्ट फंडा, या फिर इस टाइप का कोई सा भी क्वेश्चन आए, जो कि हमने एग्जांपल में किया था कि हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3, यहाँ आ गया हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 7। इसका अगला क्वेश्चन अगर आपको बताऊं मैं, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 100 एंड 250, सॉरी 10 एंड 250। तो इस टाइप के जब भी क्वेश्चंस आए, जब आपको बोल दिया कि कितने 3 डिजिट नंबर है जो डिविजिबल बाय 7 है, मतलब कि वो जो नंबर्स है वो नंबर्स क्या है? एक चीज आप यहां से समझ लेंगे, नंबर्स आर मल्टीपल ऑफ 7। 7 के मल्टीपल्स है तभी तो उससे डिविजिबल रहेंगे। तो यहाँ से कॉमन डिफरेंस जो आ गया, हम जब लिखेंगे तो कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा? कॉमन डिफरेंस d इजिकल्स टू 7। डायरेक्टली एक चीज डायरेक्टली लिख लो, अगर 4 से डिविजिबल बोल रहा है तो कॉमन डिफरेंस 4, 3 से डिविजिबल लिखा है तो कॉमन डिफरेंस 3। क्यों? क्योंकि ये 3 के मल्टीपल्स ढूंढ रहा है, मतलब 3 के पहाड़े, 3 की टेबल की बात कर रहा है। अब 3 की टेबल आपको देखनी है कहाँ से? 3 डिजिट नंबर्स में है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 3 डिजिट नंबर्स कितने हैं। सबसे पहले आपको 3 डिजिट नंबर्स पता होने चाहिए कितने हैं 3 डिजिट नंबर्स। अब हम चलते हैं 2 डिजिट नंबर की बात करते हैं, तो 10 से 99 तक, 99 तक। 3 डिजिट नंबर की बात करते हैं, जब हम जैसे कदम रखा हमने 100 के बाद में ये डायरेक्ट 999 पे खत्म होते हैं 3 डिजिट नंबर्स। तो 3 डिजिट नंबर्स क्या है? 100, 101, 102। कहाँ तक जाएंगे? ये जाएंगे 999। तो भाई साहब ये क्वेश्चन अब हो जाता है बड़ा। कितने डिजिट है? हाउ मेनी डिजिट्स, मतलब कि अगर मैं आपको ये बताऊं कि इसकी फर्स्ट टर्म मेरे पास में कुछ रहे, अगर मेरे पास में लास्ट टर्म आ जाए कि मतलब ये 3 डिजिट में पहला कौन सा नंबर है जो 7 से डिविजिबल है, तो पहले नंबर के बाद में फिर 7 ही बढ़ेगा। तो कॉमन डिफरेंस d पता है हमको। फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट जो है यहाँ पे निकालना इंपॉर्टेंट रहता है। इन क्वेश्चंस में बस 2 ही चीजें आपको निकालनी है। आपको n निकालना है, कितने नंबर है मतलब n निकालना है, तो आपको फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट निकालनी रहेगी। तो एग्जांपल के लिए जो फर्स्ट डिजिट जो स्टार्ट हो रही है, जैसे कि 100 स्टार्ट हो रहा है, तो 100 को क्या है ना 7 से डिवाइड कर लो। 100 को 7 से डिवाइड कर लो तो आप देखोगे 7 एकम 7, 3 बचे 30 हो गया, सॉरी हाँ 7 एकम 7 30 हो गया, 7 चौक 28। रिमाइंडर कितना बचा? ये जो रिमाइंडर बच रहा है ना, यहाँ पे बचा रिमाइंडर
2, रिमाइंडर क्या बचा 2। हमको क्या करना है कि फर्स्ट और लास्ट को डिवाइड कर लेना है, जो भी नंबर दिया हुआ है मल्टीपल, जैसे कि 7 दिया है, अब इन्हें आपने 100 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 14 और रिमाइंडर बच गया 2। मतलब कि अगर इससे 2 कम नंबर लिखूं, मतलब कि 2 माइनस कर दो, रिमाइंडर 98 को आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 14 टाइम्स में मल्टीप्लाई हो जाएगा। यही था ना 14 और 2 रिमाइंडर, 100 में से 2 घटा दिए 98, तो ये हो गया 14। अब ये जो 98 आया ये तो कौन से डिजिट है, 2 डिजिट है। अब हमको पहला नंबर ढूंढना है जो कि 7 से पूरा डिविजिबल हो, तो कुछ नहीं है, 98 में 7 जोड़ दो, 98 में 7 जोड़ दो। 98 में आपने 7 जोड़ा तो ये जो नंबर आया वो आया आपके पास 105। तो 105 को 7 से डिवाइड करोगे, 7 एकम 7, 35 हो जाएगा, 7 पंजे 35, 15 7 जा 105। तो आपने देख लिया कि पहला 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिविजिबल रहेगा वो फर्स्ट नंबर आपके पास में क्या निकल के आ गया, फर्स्ट नंबर इस एपी का, हम एपी फॉर्म करने जा रहे हैं ना, तो फर्स्ट नंबर आपके पास में आ गया 105। अब अगला कितना रहेगा, 100 पूरा डिवाइड नहीं हो रहा था, हमने डिवाइड करके देखा, 2 रिमाइंडर आया तो हमने 2 कम करा। अब 2 रिमाइंडर आया, 2 में अगर मैं 5 जोड़ दूं, 100 में 5 जोड़ दूं 105, तो एक 7 से पूरा डिविजिबल हो जाएगा। यही फंडा अपनाना है आपको हर क्वेश्चन में, इस टाइप के हर क्वेश्चन में। तो 105 से कहानी स्टार्ट होगी, 105 में मैं 7 जोड़ूंगा 112 में 7 जोड़ूंगा 119, और ये चलते 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 एपी बनाना है। क्या ये 999 पूरा डिविजिबल रहेगा, इसको लास्ट टर्म मान लो क्या, तो आप बोलोगे मुझे नहीं पता, आप तो 999 को 7 से डिवाइड कर लो। 7 से डिवाइड किया, 7 एकम 7, बचे थे 2, 7 एकम 7 सुनना जरा, 7 एकम 7, 7 और 2 9, बचे थे 2, तो ये हो गया 29, 7 28, 29 में से 28 गए तो बचा 1, ये हो गया 19, 7 दूआ 14, 19 में से 7 दूआ 14, हाँ, तो 19 में से 14 गए तो बच्चे बेटा 5, मेरे पास में यहाँ पे क्या आ गया, रिमाइंडर 5। आपके पास रिमाइंडर 5 आ गया, मतलब कि 142 पूरी बार जाएगा 7 से भाग। अगर ये 5 कम रहेगा तो कुछ ही नहीं करना है, 99 में से 5 को घटा देना है, तो ये हो जाएगा 994। ठीक है, 994 को आप डिवाइड भी कर लोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो टर्म है ये 9947 से डिवाइड हो जाएगी। कितने टाइम्स में होगी, इतने टाइम्स होंगे। वही तो है यहाँ पर रिमाइंडर का क्वेश्चन कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से काम कर रहा है। ये जो छोटी सी चीज मैंने सिखाई आपको, एक एपी फॉर्म करना है। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए आपको 3 डिजिट नंबर सारे लिख लेना है। कहाँ से स्टार्ट करेगा ये नंबर, तो हमने देखा 105 पहला नंबर रहेगा जो 7 को डिवाइड करेगा। बाकी तो जो नंबर है ना वो 7-7 के इंटरवल वाले लिख लो, सारे उसके मल्टीपल आ जाएंगे, पहाड़े में आ जाएंगे। ठीक है, ये 15 सती 105 था, ये 16 सती 112 है, 17 सती 119 है। वैसे ही ये हमने इसको 7 से डिवाइड किया, 5 हमारे पास में रिमाइंडर आया, तो 994 में से हमने 5 घटा दिया, तो 999 में से 5 घटा दिया तो 994 आ गया। ये आखिरी नंबर रहेगा 3 डिजिट जो 7 से डिविजिबल रहेगा। हमारे पास में क्या आ गया, हमारे पास में एपी आ गया, हमारे पास में एक एपी बन गया। एपी बना लिया तो हमारे पास में फर्स्ट टर्म क्या आ गई 105, कॉमन डिफरेंस क्या आ गया 7, तो लास्ट टर्म nth टर्म बोलूँ इसको, लास्ट टर्म बोलूँ तो ये हो गया 994। कुछ नहीं करना है, आपको n की वैल्यू निकालनी है। अब कितने नंबर ऑफ टर्म्स रहेंगी n, जो 105 से स्टार्ट हुआ 994 पे जाके खत्म हो रहा है, ये रहा फॉर्मूला। nth नंबर का फॉर्मूला क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ पे लास्ट nth टर्म कौन सी है, लास्ट टर्म है 994, हमने रख दिया 994 इज इक्वल टू, जहाँ पे फर्स्ट टर्म कितनी है 105, हमने रख दिया 105 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 हमको n ही तो फाइंड करना था, कॉमन डिफरेंस d, 7 का मल्टीपल ढूंढा है मतलब कि 7 का डिफरेंस रहेगा। कुछ नहीं करना है, 105 इधर आ जाएगा, 994 माइनस 105 इज इक्वल टू 7 इंटू n माइनस 1। यहाँ से आप देखोगे कुछ नहीं है, यहाँ पे इसको आप दोगे 14 में से 5 जाएंगे तो बचेगा बेटा 9, यहाँ पे हो गया 8 में से 0 गए तो बचे बेटा 9 में से 1 गए तो बचे बेटा 8
इज इक्वल्स टू हो गया 7n-1, 7 को डिवाइड कर दो, 889 डिवाइड बाय 7 इज इक्वल्स टू an-1। 7 से डिवाइड अगर अब हम करेंगे तो 7 एकम 7 कितना बचा, 7 एकम 7 बचे कितना बेटा, 1 बचा 18 हो गया, 7 दूआ 14 बचे 4 49 हो गया, 7 7 49 इज इक्वल्स टू n-1। ये 1 इधर आएगा तो n इज इक्वल्स टू हो जाएगा 128। ठीक है, आपने निकाला nth टर्म, आपने क्या निकाला nth टर्म, कौन है nth टर्म, 994 128th टर्म है। 128th टर्म कहाँ से है, जो कि 105 से स्टार्ट हुई 994 तक गई, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इस हिसाब से 128 आ गई। इस टाइप के क्वेश्चंस को करना है हमें, बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया और ये सीबीएसई में पूछा गया है। मेरी आशा है कि ये बार बार ऐसे क्वेश्चंस आपको आते रहेंगे, कभी आपको 8 के मल्टीपल पूछ लेगा, कभी 11 के मल्टीपल्स पूछ लेगा। करना क्या है, रिमाइंडर के हिसाब से पहले तो हमको समझना पड़ेगा कि 3 डिजिट नंबर 100 से स्टार्ट होता है 999 तक जाता है, कौन सा इस डिजिट में कौन सा पहला नंबर है जो कि 7 से डिविजिबल रहेगा। पहली टर्म को डिवाइड करके देख लो, जो रिमाइंडर आता है उसको माइनस करो। इसको माइनस किया था तो 98 आया था, 98 सेकेंड 2 डिजिट हो रहा था, तो उसका अगला कैसे निकालेंगे, 7 जोड़ दो 105। इसको हमने डिवाइड किया था तो रिमाइंडर 5 आया था, 5 इसमें से घटा दिया हमने तो 994 3 डिजिट ही है, 994 हमने लिख लिया। इस हिसाब से ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। बड़े आराम से आपको ऐसे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देना है, क्वेश्चंस ऐसे छोड़ के नहीं आने भाई साहब। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, बस एक फॉर्मूले से आपका सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। तो ठीक है, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो भाई साहब। 10 मिनट लग रहे हैं एक क्वेश्चन को आपको समझाने में। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर जो 14 है, 14 में कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है जो कि MP 2020 में आया था, जो उसमें ये बोल रहा है हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। तो मैं खाली आपको AP बना के दूंगा इसका, 10 और 250 के बीच में आपको 4 के मल्टीपल समझने हैं। मतलब कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, वीडियो को पॉज करके आराम से उतार लो, ठीक है, जब तक मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 MP बोर्ड 2020। तो भाई साहब अभी तक हमने देख लिए 2022, CBSE 2007, 2013, MP के 2020, 2022 के क्वेश्चंस। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ मेनी multiples of 4 lie between 10 and 250। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। चलो, अब इसका बोलना है, अब इसने क्या है ना, आपको नंबर दे दिए, उसके बीच में अब आपको AP फॉर्म करना पड़ेगा भाई साहब, ठीक है। हाउ नंबर्स आर मल्टीपल ऑफ, नंबर जो है मल्टीपल कितने निकालने हैं, 4 के, तो कॉमन डिफरेंस कितना निकल जाएगा, 4 का। नंबर आपको दिए हुए हैं 10 से जैसे 11, 12, 13 से अप टू 250 तक का दिया हुआ है। अब भाई साहब आपको पता है AP कैसे फॉर्म करोगे आप, इसका AP क्या हो जाएगा, 10 टोटल 4 से डिवाइड नहीं होता है, 11 नहीं होता है, तो 12 पहला नंबर हो गया, 12 4 16, 16 4 20। इस हिसाब से होते 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 क्या 250 आखिरी नंबर रहेगा, नहीं, 250 को 4 से डिवाइड करके देखो, 250 को 4 से डिवाइड किया तो हमने क्या किया, इसको 4 से डिवाइड करना है ना, ऐसा नहीं कि 2 से आधा डिवाइड कर दिया तो फिर वो 2 से हो जाएगा। इस नंबर को अगर आप 4 से डिवाइड करो तो पूरा 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, 4 6 24, 6 24 25, तो ये हो गया 10, 4 दूआ 8 और 2 रिमाइंडर बच गया 2। तो इस 250 में से 2 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 248 आखिरी नंबर हो जाएगा, जो इन नंबर्स के बीच में 10 से 250 के बीच में आएगा, 12 16 20 अप टू 248। तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ से हमारे पास में क्या आ गया, हमारे पास में आ गया फर्स्ट
फर्स्ट टर्म हो गया 10, nth टर्म हमारे पास हो गई 258, कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल्स टू हो गया हमारे पास में 4 का डिफरेंस, तो n इज इक्वल्स टू फाइंड करना है। इस फॉर्मूले को लगा के बड़ी ही आसानी से इसको सॉल्व कर देना, तो आपका जो MP 2020 का जो है वो क्वेश्चन का आंसर आपका आ जाएगा। तो 14th क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके देना है मुझे, और कमेंट में लिखना है कि भैया 52 मिनट्स पे जो आपने पूछा था, या फिर डायरेक्ट आंसर दे देना कि नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 4, ऐसे कमेंट कर देना, नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 4 इज, सॉल्यूशन बता देना। तो ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 14, जहाँ पे मैंने आपको AP बना के दे दिया कि 12 से स्टार्ट होगा 248 से जाएगा। ये किस टेक्निक से हम निकालते हैं, रिमाइंडर वाली। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। मैं ज़्यादा टाइम इसलिए भी नहीं ले रहा हूँ, वीडियोस थोड़े बड़े हो जाते हैं, फिर आप लोगों को देखने में भी थोड़ा यही लगता है। तो अभी हम थोड़ा जो बेसिक से है कि प्लस कैसे करना है, माइनस कैसे करना है, वो सारी चीज़ों को हम छोड़ दे रहे हैं। हमारा ये फंडा पड़ रहा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करें। बच्चे छोटी मोटी चीज़ें स्कूल में सीख ले रहे हैं, हम बेसिक बड़े बड़े मोटो कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दें, मोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स पे। क्वेश्चन नंबर 15, okay, for what value of n और n की किस वैल्यू के लिए और the nth term of 2 APs चलो इसको इरेज कर देते हैं, क्वेश्चन पूरा लिख दे जरा। आप देख पा रहे होंगे कि इसमें अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पूछे हुए भाई साहब। ये जो आपकी एक्सरसाइज वगैरह दी हुई है, इनमें अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। अगर आप इन सारे क्वेश्चंस को देखते हैं तो आपको वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस आ जाएंगे। फिर कोई सा नया क्वेश्चन बनता है तो आप खुद भी सॉल्व कर पाएंगे इसको क्या पूछा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth term of 2 APs 63, 67, 65, 67 and 3, 10, 70 इक्वल होंगे। तो समझ रहे हो आप इस क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रहा है। सर्दी भारी हो गई है। फॉर वॉट वैल्यू ऑफ n की कौन सी वैल्यू के लिए nth टर्म इन दोनों APs की इक्वल रहेगी। तो AP1 सबसे फर्स्ट, AP फर्स्ट क्या है 63, 65, 67 एंड सो ऑन। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे कि इसकी फर्स्ट टर्म A1 कितनी है 63, और कॉमन डिफरेंस D कितना है 65 में से 63 गए तो 2 डायरेक्ट लिख लेंगे। तो इस केस में nth टर्म क्या बनेगी, इस केस में nth टर्म क्या बनेगी, कोई सी भी n नंबर की टर्म क्या बनेगी, वो हो जाएगी A1 प्लस n-1 इंटू D इज इक्वल टू 2। सेकेंड AP सेकेंड क्या दिया हुआ है आपको, AP सेकेंड दिया हुआ है 3, 10, 17 अप टू। तो यहाँ से इस AP में जो फर्स्ट टर्म है हमने मान ली B1 क्या है 3, तो कॉमन डिफरेंस जैसे यहाँ पे D1 था तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस D2 क्या हो गया 10 में से 3 गए तो 7। तो इसकी nth टर्म क्या बनेगी, इसकी nth टर्म क्या बनेगी B1 प्लस n-1 B1 प्लस n-1 इंटू 7। तो उसने पूछा है कि कौन सी n वैल्यू के लिए इन दोनों की ये जो nth टर्म है ना, वैल्यू n सेम है, कौन सी nth टर्म इन दोनों APs की nth टर्म जो है वो इक्वल हो जाएगी। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है फाइंड n इफ an इज इक्वल टू bn। यही बात हो रही है,
n की कौन सी वैल्यू के लिए इसकी nth टर्म और इसकी nth टर्म इक्वल हो जाएगी, तो इस हिसाब से इन दोनों को हम रख देते हैं। तो nth टर्म हमारे पास क्या थी, a1 जो कि थी 63, तो हम लिख देंगे इसमें 63 प्लस an माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस था 2 इज इक्वल टू, इसकी nth टर्म थी b1 प्लस n माइनस 1 इंटू 7, b1 क्या थी 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7। तो यहीं से आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए भाई साहब 63, ये 3 को इधर ले आइए तो 63 माइनस 3 हो जाएगा, प्लस ये 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2n माइनस का 2 इज इक्वल टू, ये 7 का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए 7 माइनस का 7। 63 में से 3 गए तो बचे हमारे पास में 60, ठीक है, बचे हमारे पास में 60 प्लस ये जो 2n है, सॉरी ये जो 2n है ये nth टर्म उधर है तो ये 2n को उधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का 2, ये माइनस का 7 है इसको इधर साइड ले आएंगे तो प्लस का 7 इज इक्वल टू 7n, ये 2n उधर जाएगा तो माइनस का 2n, ये हो जाएगा 60। 7 में से 2 गए तो बचे बेटा 5, तो प्लस का 5 इसमें हो जाएगा इज इक्वल टू 7n में से 2n गए तो 5n बचे, ये हो गया 65 इज इक्वल टू 5n, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 65 डिवाइड बाय 5, 13 पंच 65, 13। तो भाई साहब n इज इक्वल टू 30th टर्म रहेगी जब इन दोनों की 30th टर्म इस एपी की और इस एपी की इक्वल रहेगी, ठीक है। इस हिसाब से क्वेश्चन का ये बोलना था और हमने सॉल्यूशन मार दिया केवल एक फॉर्मूले से कि इस एपी में हमने देखा फर्स्ट टर्म ये है, डिफरेंस ये है, nth टर्म इसकी क्या निकलेगी an प्लस n माइनस 1 इंटू 2, तो a1 की जगह पे हम क्या लिख देंगे 63, तो 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 इसकी nth टर्म हो जाएगी। वैसे ही इसकी क्या हो जाएगी nth टर्म 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7। n की वैल्यू फाइंड करनी थी जब दोनों की nth टर्म इक्वल थी, nth टर्म दोनों की इक्वल करी, n की वैल्यू आ गई 30th टर्म, इसकी 30th टर्म और इसकी 30th टर्म दोनों इक्वल रहेगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 इस हिसाब से हमारा सॉल्व हो जाता है। अच्छे से नोट डाउन कर लो। 1 घंटे का लेक्चर हमारा हो गया है, तो मैं अब इंसिस्ट करूंगा कि हमारा जब 1 घंटे का लेक्चर हो गया है, 5 क्वेश्चन हमारे बचे हुए हैं, तो हम इम्फेसिस कर लेते हैं ऐसे क्वेश्चंस के ऊपर जो कि बहुत ही ज़्यादा VIMP क्वेश्चंस है। तो हम 2 क्वेश्चंस और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18। जो 16th क्वेश्चन है, 16th क्वेश्चन ये बोल रहा है डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16, 7th टर्म एक्सिस द 5th बाय 12। इसमें कोई ज़्यादा लॉजिक वाली बात नहीं है, आपको कुछ नहीं है। 63rd टर्म 16 है तो एक इक्वेशन यहाँ से बन जाएगी, 7th टर्म एक्सिस 5th टर्म दूसरी इक्वेशन यहाँ से बन जाएगी, एपी आप निकाल लोगे। क्वेश्चन नंबर जो 17 है वो बहुत ही ज़्यादा VIMP है, तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 17 को हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 को हम सॉल्व कर लेते हैं। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। इसका क्या बोलना है, फाइंड 20th टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म ऑफ एपी, फ्रॉम लास्ट टर्म ऑफ एपी। एपी क्या दिया हुआ है 3, 8, 13 अप टू 253। तो भाई साहब मैंने पिछली क्लास में हमारा चैप्टर पार्ट नंबर 5 में मैंने बताया था आपको, क्या बताया था आपको, पार्ट नंबर 5 में मैंने बताया था कि किस हिसाब से कोई सी भी nth टर्म अगर लास्ट से सॉल्यूशन, हमने देखा था कि कोई सी भी टर्म nth टर्म लास्ट से निकालना है तो हम लास्ट टर्म लिख देंगे प्लस n माइनस 1, जो भी नंबर की टर्म निकालनी है माइनस का d, ये हमने फार्मूला बना लिया था। nth टर्म, nth मतलब कि 20th टर्म हम निकालेंगे तो ये हो जाएगी लास्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस का d, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसमें लास्ट टर्म क्या दी हुई है, लास्ट टर्म हमने देख ली है 253, ठीक है। डिफरेंस कितना दिया हुआ है, डिफरेंस दिया हुआ है 8 माइनस 3,
8 माइनस 3 इज टू 5। तो 20th टर्म हमको निकालनी है लास्ट से। इस क्वेश्चन में आप देखो फाइंड 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट, तो जब लास्ट दी हुई है तो हमने ये फॉर्मूला खुद से बना लिया था, लास्ट टर्म के लिए हमने फॉर्मूला खुद से बना लिया था। तो ए 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट इज टू लास्ट टर्म लिख देंगे हम 253 प्लस n माइनस वन। 20th टर्म है तो n माइनस वन मतलब 20 माइनस वन इंटू डिफरेंस माइनस का d, d क्या है 5 है तो माइनस का d, ये हो जाएगा 253 माइनस ये हो जाएगा 20 में से एक गए तो बचे बेटा 19, 19 पंजे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 253 माइनस ए 20th, नंबर पंजे 45 का 5 हाथ का है 4, 5 एकम 5 4 9 95। तो हमारी लास्ट टर्म फ्रॉम द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 253 माइनस का 95। तो क्या हो जाएगी 13 में से 5 गए बचे बेटा 8, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 14, 14 में से 5 गए तो बेटा बचे 5, 158। 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट हो जाएगी 158। 253 में से एक काम करो, ठीक है। तो 158 इस हिसाब से हमारा आंसर आ गया कि 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। यहाँ पे हमने जो एक कॉन्सेप्ट सीखा हुआ था कि भैया लास्ट जो टर्म है, इस फॉर्मूला को हमने ट्विस्ट करके थोड़ा अलग कर दिया, लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म बना लो। जो डिफरेंस है जैसे यहाँ से 3 8 13 5 प्लस होते जा रहा है, तो अगर हम इसको फर्स्ट मान लेते हैं तो ये क्या है डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाएगा, तो ये माइनस का 5 होते चले जाएगा। वही एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लेके हमने इसको उल्टा करके ये एक फॉर्मूला बना लिया कि अगर लास्ट से हमें कोई सी भी चीज़ पूछी जाए तो हम इसको निकाल लेंगे। ये बहुत ही VIMP क्वेश्चन है, बार बार आपके इसमें पूछा गया है और पूछा जा सकता है। तो जब भी हमको लास्ट से निकालने की बोलेंगे तो हम इसको फर्स्ट मान लेंगे, जो डिफरेंस है उसको रिवर्स कर देंगे, इस डायरेक्शन में ले लेंगे, या फिर डायरेक्ट आप तो ये फॉर्मूला रट लो कि इसका D निकाल लो, लास्ट टर्म है ही सही, इसमें पुटअप कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। ये एक तरीके का शॉर्टकट है। अब क्वेश्चन नंबर 18 जो है, क्वेश्चन नंबर 18 हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 बता दो CBSE 2008 2009 दो बार पूछा गया है। ये कब कब पूछा गया है, ये पूछा गया है CBSE 2008 और 2009 में। जो भी क्वेश्चन CBSE में पूछे गए हैं थोड़े थोड़े कुछ ना कुछ ट्विस्टी क्वेश्चंस रहते हैं, इसलिए देख लेते हैं इसको। द सम ऑफ 4th and 8th term of an AP is 24 and sum of 6th and 10th term is 44 and sum of 6th and 10th 6th and 10th term of AP is 44. Find first three terms. Find first three terms. So भाई साहब ये जो क्वेश्चन है ना थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है, और मेरे हिसाब से तो टेढ़ा मेढ़ा भी नहीं है, लेकिन समझते हैं इसको कि ये किस हिसाब से आपको किस हिसाब से इस क्वेश्चन को बनाना पड़ेगा। हमें सबसे पहले इंटरप्रेट करना चाहिए कि क्या इसमें एक्चुअल में क्वेश्चन में दिया हुआ है, उस अकॉर्डिंगली हमें इसको चलाना पड़ता है। उसने क्या बोला, सम ऑफ 4th and 8th टर्म ऑफ AP इज 24। दूसरी इक्वेशन दी सम ऑफ 6th and 10th टर्म ऑफ AP इज 44। फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म्स। कोई सा भी AP है उसकी फर्स्ट थ्री टर्म्स क्या होगी, A1 A2 A3, इस हिसाब से बनते जाएगा A4। तो भाई साहब अगर आपके पास A1 है तो आप A2 कैसे निकालोगे। A2 निकालने के लिए हम
ये फॉर्मूला लिखेंगे। A2 निकालने के लिए हम A1 में D जोड़ देंगे। तो भाई साहब आपको सबसे पहले ये जो 3 टर्म निकालनी है तो आपको सबसे पहले फर्स्ट टर्म पता करनी पड़ेगी और कॉमन डिफरेंस D पता करना पड़ेगा। तो आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस D कहाँ से आएगा, यहीं से ही तो आएगा। इसने क्या बोला, सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, पहली इक्वेशन को, सम ऑफ 4th टर्म एंड 8th टर्म इज 24, ऐसा कुछ लिख सकता हूँ मैं इसको। अगर ऐसा लिख सकता हूँ तो मुझे बताइए A4 कैसे निकलेगा, A4 कैसे निकलेगा, A4 कैसे निकलेगा। तो आप यहाँ से लिख दोगे कि A4 निकलेगा फर्स्ट टर्म प्लस 4 - 1 इंटू डी। तो इसको आप क्या लिख दोगे, इसको आप लिख दोगे फर्स्ट टर्म A1 प्लस 4 - 1 इंटू डिफरेंस डी प्लस 8th टर्म कैसे निकलेगी, तो आप बोल दोगे फर्स्ट टर्म प्लस 8 - 1 इंटू डिफरेंस डी इज इक्वल टू 24। तो यहाँ से आप निकाल लोगे कि फर्स्ट टर्म A1 कितने हो जाएंगे, चलो पहले लिख दो, A1 प्लस 4 में से 1 गया तो 3D प्लस A1 प्लस 8 में से 1 गया तो 7D इज इक्वल टू 24। इस हिसाब से आप देखोगे A1 2A1 प्लस 3D और 7D 10D इज इक्वल टू 24। अगर मैं इसमें से 2 कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 5, और इस 2 को इस साइड में भेज दूँ तो मेरे हिसाब से ये बन जाएगा A1 प्लस 5D इज इक्वल टू 2 से डिवाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 12। ये बन जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई हमारी। कितनी आसानी से हमने जो एक कंडीशन दी हुई थी कि A4 और A8 टर्म का सम 24 है, तो हमने A4 को क्या लिख दिया, A1 प्लस 4 - 1 इंटू डी प्लस A8 को लिख दिया A1 प्लस 8 - 1 इंटू डी इज इक्वल टू 24। यहाँ से हमने A1 और D के फॉर्म में एक इक्वेशन निकाल ली। जो सेकंड कंडीशन दिया है कि फाइंड सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म, सम ऑफ 6th, तो 6th टर्म एंड 10th टर्म इज 44। 6th टर्म का कैसे निकालेंगे, A1 प्लस 6 - 1 डायरेक्ट लिख देता हूँ 5D बन जाएगा प्लस A1 प्लस 10 में से 1 गए तो बचेगा 9D इज इक्वल टू 44 हो जाएगा। इस हिसाब से आप देख पाएंगे कि A1 कितना हो जाएगा 2A1 प्लस 9 और 5 कितना हो जाएगा 14D इज इक्वल टू 44। यहाँ से भी अगर मैं 2 कॉमन निकाल लेता हूँ 2 इससे निकाल लेता हूँ तो ये हो जाएगा A1 प्लस 2 इससे निकाल लिया तो मैंने बोल दिया 60D इज इक्वल टू 2 से इसको डिवाइड कर दूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 22। A1 इज इक्वल टू 12 माइनस का 5D इसमें रख देते हैं। A1 इज इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन से क्या निकलेगा 12 माइनस का 5D, ये निकल जाएगा। A1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 माइनस का 5D। 12 माइनस का 5D इस इक्वेशन में A1 की जगह पे रख देंगे तो क्या आ जाएगा ये 12 माइनस का 5D प्लस का 7D इज इक्वल टू 22। ये जो 12 है नंबर के साइड नंबर पहुंचा देंगे, 5D में से 7D में से 5D बच गए तो ये हो गया 2D इज इक्वल टू ये हो गया 22 माइनस का 12। 2D इज इक्वल टू 22 में से 12 गए तो बचे बेटा 10। D इज इक्वल टू क्या आ गया, D इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 2, D इज इक्वल टू आ गया 5। अब D इज इक्वल टू आ गया 5, D इज इक्वल टू आ गया 5, तो A1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से समझो जरा। A1 इज इक्वल टू आ जाएगा 12 माइनस का 5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगी 12 माइनस का 25, 25 में से 12 गए तो ये हो गए 13 माइनस का 13। तो फर्स्ट टर्म कितनी हो गई माइनस का 13, फर्स्ट टर्म माइनस का 13 हो गई। सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा A1 में D जोड़ देंगे तो A सेकेंड कितना हो जाएगा, A सेकेंड हो जाएगा माइनस का 13 प्लस का 5, ये हो जाएगा माइनस का 8। A थर्ड टर्म कितनी हो जाएगी -8 में प्लस का 5 तो ये हो जाएगा माइनस का 3। इस हिसाब से हमारा जो A1 A2 A3 जो 3 टर्म्स बनी, A1 बना माइनस का 13, ये हमारा बच गया माइनस का 13, प्लस 5 जोड़े तो माइनस का 8, प्लस 5 जोड़े तो माइनस का 3, प्लस 5 जोड़ूंगा तो 2 हो जाएगा। तो इस हिसाब से ये जो है हमारी टर्म्स आगे बढ़ती चले जाएगी और हमने AP निकालना सीख लिया। AP निकालने के लिए हमको पता है वापस वही कहानी, आपको फर्स्ट टर्म और डिफरेंस D निकालना पड़ता है,
2 इक्वेशंस बना लेते हैं हम गिवन इक्वेशन से। इस हिसाब से हमारी एक्सरसाइज जो 5.2 के हैं 18 क्वेश्चन तक हम पहुंचे थे। अब जो इसके 2 क्वेश्चन है 19 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन वो बहुत ही प्रैक्टिकल और अच्छे बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है। तो 19th क्वेश्चन और 20th क्वेश्चन इसका क्या बोलता है उसको समझ लो। जैसे सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5,000 उसकी फर्स्ट सैलरी थी। इंक्रीमेंट 200 का था तो डिफरेंस 200 का आ जाएगा और 7,000 रुपये उसकी सैलरी पहुंच गई। तो इसमें कितने साल लगे तो आपको एन निकालना है। इस इक्वेशन में क्या रख देना है, यहाँ पे रख देना है 7,000, यहाँ पे रख देना है 5,000, एन निकालना है, डिफरेंस 200 रुपये का रख देना है। इस हिसाब से 19वां क्वेश्चन हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन क्या है, 20वां क्वेश्चन भी वही बोल रहा है रामकली सेव्ड 5 रुपये इन फर्स्ट वीक ऑफ ईयर देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग बाय 1.75 रुपीज। तो डिफरेंस 1.75 रुपीज है। ए उसने दिया स्टार्टिंग उसने 5 रुपये से करी है। एन बोले तो 20 रुपये 75 पैसे उसके कब हो जाएंगे तो वापस आपको एन निकालना है, छोटी सी इक्वेशंस बनानी है, इन दोनों के आंसर्स आ जाएंगे। इस हिसाब से हम देखते हैं कि हमारी जो एक्सरसाइज 5.2 है उसके जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो सीबीएसई में पूछे गए बार बार, एमपी बोर्ड में पूछे गए बार बार, उनको हमने शॉर्ट आउट कर लिया है, सॉल्व कर लिया है। अच्छे कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप करें, कैसे लास्ट टर्म से निकाला जाएगा, कैसे डिविजिबिलिटी निकाली जाएगी और इस एक फॉर्मूले से या फिर इन 2 फॉर्मूले से ट्विस्ट कर करके अलग टाइप के क्वेश्चंस आए थे, उनको हमने अच्छे से सॉल्व किया। तो ठीक है, अभी हमने nth टर्म निकालना देखा है। अब नाउ नेक्स्ट जो हमारी 6th क्लास रहेगी या फिर चैप्टर पार्ट नंबर 6 रहेगा। पार्ट नंबर 6 में हम देखेंगे कि कैसे ये जो n नंबर ऑफ अगर टर्म्स है उनका सम कैसे निकाला जाए। तो ठीक है, अगली ऊर्जा के साथ में नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय। और ये सारे क्वेश्चंस को अच्छे से नोट डाउन कर लेना, हर एक क्वेश्चन से समझने की कोशिश करा करो और मिलते हैं अगली क्लास में। बाय।